हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप आप सब लोग सही होंगे। और हमने जो मैथ्स का पार्ट था, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड स्टैट फॉर जेके एसएसबी एग्जाम पंचायत अकाउंट एसोसिएशन का, उसका जो मैथ का पार्ट है हमने बेटा वो खत्म कर लिया हुआ है। मैथ में हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इसके बाद कवर किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। थर्ड टॉपिक हमने कवर किया था सेट्स, और फोर्थ पढ़ा था मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये आपके 4 टॉपिक्स थे किसके? मैथ्स के पार्ट के, है ना। तो बेटा ये हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और नियर अबाउट इस टॉपिक की 27 के अराउंड वीडियोस बनी हुई है ना। और इससे पहले हमने क्या कवर किया है, जो रिवीजन किया हमने मैथ्स के पार्ट का, उसमें जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो सभी फॉर्मूले आपको समझा दिए गए हैं और एक तरह की आपकी रिवीजन हो गई है। अब बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 40 से 50 क्वेश्चन के अराउंड आपके क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको जितना भी मैथ्स का पार्ट पढ़ा है सारा एक बार रिकैप हो जाएगा और आप आगे स्टैट्स पे इजीली मूव कर सकते हो। सो गाइस, अगर तो आप हमारे चैनल पे पहले के हो, आपको क्या करना है, ये वीडियो जो लोग जेके एसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक वीडियोस पहुंचानी है, क्योंकि अपने फायदे के साथ साथ लोगों का फायदा भी होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे है तो आपका हक बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करना और लोगों में शेयर करना। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आपकी सीरीज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि इफ a इज इक्वल टू 2 5 3 -2, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स कैसी बेटा? यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की। कैसी है? 2 क्रॉस 2 की। देन शो दैट a इनवर्स किसके बराबर आएगा। अगर a इनवर्स की बात करूं तो आपको दिमाग में याद है कि a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है। a इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो a इनवर्स है वो इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का डिटर्मिनेंट, दैट इज क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, सच दैट जो a डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। अगर a डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी जो आपकी मैट्रिक्स है वो कैसी होती है? इन्वर्टिबल। कैसी होती है? इन्वर्टिबल। ये चीज आपको पता है। चलिए क्वेश्चन निकालो। देखो बेटा यहां पे क्या है, a आपको गिवन है। सबसे पहले आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू -1 ऑफ i प्लस j इंटू, क्या फॉर्मूला आपको कोफैक्टर का? इंटू माइनर की वैल्यू, ये क्या है? कोफैक्टर का फॉर्मूला। अब जो कोफैक्टर निकालने के बाद जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन के आएगी उसका मैं ट्रांसपोज करूंगा। बोल सकते हैं जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका अगर आप क्या करोगे, यहां से ट्रांसपोज करोगे, क्या करोगे? ट्रांसपोज, तो वो बन के आएगा आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या बन के आएगा? एडजॉइंट। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो को कॉलम में कन्वर्ट और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। यही आपका हक है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन है a गिवन है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है कोफैक्टर। तो निकालो यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ, ये आपके 4 एलिमेंट है। ये है a11 a12 a21 a22, ठीक है बेटा। साथ साथ क्वेश्चन निकालने हैं और जितने हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना लास्ट में आपने बताना है, एक ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हमसे अगर छुपाओगे बातें तो रिजल्ट आने के बाद आपको हमें ये चीजें पता लग ही जाने कि कितना आप सच बोल रहे थे, कितना झूठ बोल रहे थे, लेकिन हमसे बातें छुपाने का मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, a सबसे पहले गिवन है, आपको a निकालना है कोफैक्टर, तो c11 निकालना पड़ेगा बेटा। c11 यहाँ किसके बराबर है? आपका कोफैक्टर इस एलिमेंट का वो क्या आएगा आपका? -1 ऑफ i प्लस j 1 + 1 इंटू एलिमेंट क्या है? -2। क्या है? -2। ये क्या निकल के आएगा? -1 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 1। ये बनेगा आपका -2। क्या बनेगा? -2। सेकंड फाइंड करो यहाँ पे, वो क्या है आपका? c12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू इसके लिए कोफैक्टर आपका एलिमेंट क्या आएगा? 5 विच इज इक्वल टू -5। देन थर्ड c13, वो कितना बेटा आपका? -1, सॉरी c13 तो आपका निकलेगा नहीं यहाँ पे, c21 आएगा -1 ऑफ 2 + 1 इंटू इसके लिए एलिमेंट है आपका 3, तो आंसर बनेगा आपका बेटा -3। और लास्ट है आपका यहाँ पे c22 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 इंटू 3 गिवन है आपको यहाँ पे, 5 गिवन है, 5 का बनेगा आपका यहाँ पे, सॉरी 2 गिवन है -2 का बनेगा 2, यहाँ कितना आएगा 2 विच इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये आपका प्लस बनेगा, आपका आंसर आएगा 2 निकल के। ये बन गया बेटा आपका यहाँ से। अब इसके लिए क्या है आपका
जो को फैक्टर मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स बनेगी आपकी यहाँ से -2, -5, -3 और 2। ये आपकी मैट्रिक्स बन के आएगी बेटा, है ना। अब जो आपकी मैट्रिक्स बनी है इसका आपने निकालना है ट्रांसपोज, क्योंकि इसका ट्रांसपोज निकल के आएगा एडजॉइंट। क्या निकल के आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। अब निकालो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा। तो बेटा इसका ट्रांसपोज यहाँ बनने वाला है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट। तो निकालो यहाँ -2, -5, -3 और 2। ये क्या बना आपका? ए ट्रांसपोज। क्या बना? ए ट्रांसपोज। मतलब जो ट्रांसपोज कब बन के आया आपका? को फैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज करेंगे तो बनेगा आपका एडजॉइंट। निकल गया एडजॉइंट। अब देखो ये आपका निकला यहाँ पे एडजॉइंट, तो फॉर्मूला पुट करो। सबसे पहले यहाँ पे आपने निकाला था ए इनवर्स के लिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना था कि उसकी वैल्यू कितनी आती है। अगर तो वैल्यू वहां पे ही आपकी क्या आएगी? 0, तो इसका मतलब आपका जो इन्वर्टिबल नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन में बताया गया है कि इन्वर्टिबल है, तो हमने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं किया। अभी तक हमने इस क्वेश्चन में जो ए डिटरमिनेंट था वो फाइंड आउट नहीं किया। अब यहाँ पे ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो बेटा ए डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा यहाँ से आपका? हम बोलेंगे यहाँ पे 2। क्या आपका यहाँ पे 2? ठीक है, 2 × -2 -3 × 5, ये बनेगा -19 विच इज ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस इन्वर्टिबल। हैंस क्या होगा आपका यहाँ पे? इन्वर्टिबल। ये आपको सबसे पहले करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि चारों ऑप्शन से आपको ये चीज समझ आ रही है कि इन्वर्टिबल तो है ना। अब देखो ये बन गया। अब हमें निकालना है बेटा यहाँ से ए इनवर्स। क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका यहाँ से? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा यहाँ पे आपका? देखो एडजॉइंट ऑफ ए है ये -2, -3, -5 और 2। ये एडजॉइंट ऑफ ए है, अपॉन ए डिटर्मिनेंट है -19। अब अगर यहाँ से मैं चारों से माइनस कॉमन निकालूं तो माइनस कॉमन बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा बेटा? ये बचेगा 2, 3, 5 और ये प्लस का 2 है, बन जाएगा माइनस का 2 अपॉन -19। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो है आपकी ए मैट्रिक्स बन के आई है। तो क्या बनेगा आपका? a अपॉन 19। क्या बोल सकता हूँ? 1/19 इंटू ए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या बन के आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये चीज़ यहाँ समझ आई होगी कि हमने किस तरीके से क्या निकाला, आपका ए इनवर्स निकाला। तो गाइस ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो ना, लेकिन जो हम आज क्वेश्चंस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका थोड़ा कंसेप्ट दिमाग में बैठेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है आपका। क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन बेटा जो स्टैट का पार्ट है वो तो आपका न्यूमेरिकल बेस नहीं आएगा, वो थ्योरेटिकल आएगा। मैथ्स में अगर 5 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन निकालने पड़ जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। 120 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है, 120 आपको टाइम है। अगर एक क्वेश्चन, ठीक है, स्टैट के अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो देख देख के आप नियर अबाउट 15 से 20 सेकंड में 5 के 5 नंबर ले लोगे। लेकिन मैथ के 5 क्वेश्चन में अगर आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने को भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैथ के अलावा बेटा कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है आपके एग्जाम में जिसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन आपको आएंगे, 30 क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आपके गलत हो जाएंगे। अकाउंट्स में 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आ सकते हैं। जीएस में भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आएगा। साइंस में एक आधा क्वेश्चन आपको निकल सकता है न्यूमेरिकल बेस, लेकिन आपको नियर अबाउट 120 में से ज्यादा हो पाया तो 10 क्वेश्चन होंगे आपके न्यूमेरिकल बेस। तो न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चन अगर आपके 10 मिनट खाते हैं तो बाकी वाले क्वेश्चन तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे ना। तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए गाइस यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला गया है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बोथ ए एंड बी जान नन। ये आपको यहाँ बोला गया है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन क्या है आपको? 2x - y + z, 2x - y + z इज इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया आपको यहाँ पे x + 3y + 2z, x + 3y + 2z इज इक्वल टू 12। ठीक है, और उसके बाद थर्ड है आपको बोला गया 3x + 2y + 3z, 3x + 2y + 3z इज इक्वल टू 10। ये आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। अब बताया, बोला गया है कि बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या दोनों है, जब पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले आपको एक चीज समझ आ रही है कि कैसा आपका सिस्टम है? नॉन होमोजेनियस। कैसा है? नॉन होमोजेनियस। कैसे पता लगा बेटा? जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, नॉन होमोजेनियस, उसमें क्या लाई करता है? जो आपका ax है वो किसके इक्वल होता है? b के। ax किसके बराबर होता है? b के। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको फाइंड करूं तो 2
-1 1, यहाँ पे क्या है आपका 1 3 और 2, 3 2 और 3, ये आपकी मैट्रिक्स की बना है यहाँ पे। इसके साथ साथ x क्या है आपको, x y और z ये गिवन है, और यहाँ पे है 4 12 और 10, ये बेटा आपको यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है पूरी, है ना। अब देखो ये क्या है a, ये है x और ये क्या है b। अब जब ax बराबर b है तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के आपके दो केस लाई करते हैं। सबसे पहले बात करूं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये क्या है कंसिस्टेंट, उसमें क्या है सबसे पहले आपका जो d है वो किसके बराबर होगा, नॉट इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0। अब d क्या है, जो a का डिटर्मिनेंट है, जो क्या है a का डिटर्मिनेंट, उसी को बोलते हैं d, क्या बोलते हैं d। अब निकालो यहाँ पे d नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है। दूसरे वाले केस में है d इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इनकंसिस्टेंट के लिए भी क्या होना चाहिए आपका d इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए यहाँ पे इनकंसिस्टेंट के लिए d इक्वल टू 0। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर यहाँ पे हम d1 निकालेंगे और d2 निकालेंगे वो भी क्या आएगा इक्वल टू 0, क्या आएगा इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो d1 है और जो d2 है और जो d3 है वो क्या आएगा नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों के बीच का आपका डिफरेंस है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे आपका क्या, a डिटर्मिनेंट मतलब d निकालेंगे। d निकालो बेटा, 2 बना आपका यहाँ से 2, बीच में आएगा 3 2 2 3, -1 बन जाएगा आपका +1 के बीच में आएगा 1 2 3 3, देन यहाँ से क्या आएगा +1 के लिए बन जाएगा आपका 1 3 3 2, बन गया यहाँ से बेटा आपका। अब निकालो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकल के क्या आता है, तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन के आएगी आपकी, देखो ये 2 है, ये बनेगा 9 - 4, 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5 10, 9 - 4 5 × 2 बन गया 10, प्लस यहाँ पे क्या आपका, ये आपका है 1, क्या आपका यहाँ पे 1, ये बनेगा 3 - 6, क्या बनेगा 3 - 6, तो 3 में से अगर आप -6 माइनस करो, सॉरी 3 में से अगर -6 करोगे तो बन के आएगा आपका यहाँ पे कितना -3, तो वैल्यू टोटल बन जाएगी -3, बनेगी -3। देन थर्ड क्या आपका यहाँ पे, ये है आपका 2 -9, तो 2 - 9 कितना होता है -7, कितना होता है -7। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ये 10 और -10 कितना हो गया आपका, d बन गया यहाँ पे इक्वल नॉट इक्वल टू, सॉरी d इक्वल टू बन गया आपका 0, d इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है, जब d बराबर आएगा 0 के, तो मतलब कैसा सिस्टम है आपका यहाँ पे, आप बोलोगे यूनिक सोल्यूशन। कैसा है, यूनिक सोल्यूशन। जब ये केस आएगा इसे बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी, क्या बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और इसे बोलते हैं आपका नो सोल्यूशन, क्या बोलते हैं नो सोल्यूशन। बेटा ये 3 केस आपके लाइक करते हैं, है ना। अब जब d 0 आया उसके बाद हमने फाइंड करना है d1। अब d1 फाइंड करो यहाँ से, जब बेटा d1 यहाँ से आप फाइंड करोगे तो d1 इक्वल टू क्या बनेगा आपका, जो आपकी फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस करना है इसके साथ, तो बनेगा 4 12 और 10, -1 3 और 2 1 2 और 3, सॉल्व करो 4 आएगा, ब्रैकेट में आएगा आपका 3 2 2 और 3, देन क्या आएगा -1 बन जाएगा +1 के साथ बीच में आएगा आपका 12 2 10 और 3, उसका थर्ड क्या आएगा आपका यहाँ से फिर से +1, तो +1 के साथ आपका यहाँ पे बन जाएगा 12 3 10 और 2, ये वैल्यू बन गई आपके यहाँ से बेटा। अब फाइंड करो यहाँ वैल्यू क्या बन के आ रही है, ये वैल्यू बनेगी यहाँ से पूरी आपकी निकल के 4, ये बनेगा 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5। देखो 9 - 4 कितना बनेगा 5, अब 5 × 4 बनेगा आपका 20, कितना बनेगा 20, प्लस ये क्या बनेगा यहाँ से आपका 36 -20 मतलब बनेगा 16, तो यहाँ बनेगा आपका 16, कितना बनेगा 16, प्लस लास्ट क्या यहाँ से आपका, या बोलोगे 24 माइनस ऑफ क्या आपका यहाँ पे 24 माइनस ऑफ 30 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका यहाँ पे -6, क्या बनेगा -6, तो देन वैल्यू बन के आएगी 30। कितनी वैल्यू बन के आएगी आपके यहाँ से 30, क्योंकि 16 में से 6 निकाले 10 बचे, तो 10 + 20 बन गया 30। 30 क्या है आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, क्या आपका नॉट इक्वल टू 0। जब आपका d1 क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब कैसा होगा इनकंसिस्टेंट, उसके साथ साथ क्या होगा नो सोल्यूशन, क्या होगा नो सोल्यूशन। तो इसका मतलब हम यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है ऑप्शन नंबर बी विच इज इनकंसिस्टेंट, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका
क्या बोला गया था, रैंक ऑफ आपको रैंक निकालना है किसके बराबर आएगा इस आपकी मैट्रिक्स का। देखो अगर रैंक की बात करें तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, क्या निकालना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो निकालो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकल के क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूं, ये सपोज करूं ए मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू बोलूंगा 1 2 3 2 4 6 3 6 और 9, ये आपका यहाँ पे है ना। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, वो क्या है, सपोज करो आपने इस कॉलम से 2 कॉमन ले लिया, तो इस कॉलम से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ 2 कॉमन तो मैं ले सकता हूँ ना बेटा, क्या आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है यहाँ 1 2 और 3, अगर इस कॉलम से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पे 1 2 और 3 और यहाँ बचेगा 3 6 और 9, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखो क्या है यहाँ पे, जो आपका फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम क्या है, सेम। जब कभी भी 2 कॉलम सेम आते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट कितना निकल के आता है, बराबर 0 के। कितना आता है, बराबर 0 के। अब इसका मतलब है जब यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या है आपका 0 के बराबर, तो इसका रैंक 3 तो है नहीं, इसका रैंक आपका 3 तो नहीं है। लेकिन अब बात करें यहाँ पे रैंक 2 है कि रैंक 1 है, आपको ये चीज़ बता चुका हूँ पहले भी कैसे रैंक निकालते हैं। अब आपने यहाँ पे माइनर फाइंड करने हैं, जब माइनर फाइंड करोगे अगर सारे के सारे आपके माइनर क्या है यहाँ पे इक्वल टू 0 आए तो रैंक 2 आपका, सॉरी रैंक आपका यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अगर कोई भी माइनर आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आया तो रैंक क्या आएगा आपका यहाँ पे 2 आएगा, है ना। वैसे अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या था आपका, इक्वल टू 0, क्या था, नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल आपका मैट्रिक्स का देखो 3 कंडीशन है। अगर क्या आएगा ए नॉट इक्वल टू 0 तो रैंक कितना है बेटा, 3, रैंक कितना है 3। अगर ए क्या आएगा इक्वल टू 0, दोनों केस में मैं बात कर रहा हूँ। अब निकालने यहाँ पे माइनर, क्या निकालने हैं, माइनर, और माइनर क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे यहाँ पे रैंक कितना है, 2, कितना है 2। और अगर माइनर भी क्या आएंगे बेटा आपके इक्वल टू 0 तो रैंक कितना आएगा आपका यहाँ पे, हम बोलेंगे रैंक इक्वल टू 1, क्या आएगा, रैंक इक्वल टू 1, है ना। ये कंडीशन है। अब निकालो यहाँ पे आप, ये वाली कंडीशन तो बाहर हो गए ना, अब ये 2 कंडीशन लाई कर रही है, हमें निकालना माइनर, तो बेटा हम कोई 3-4 माइनर निकालेंगे, ठीक है, वहाँ से हमें ये कंसेप्ट आगे क्लियर हो जाएगा। हम इसका माइनर निकालें तो माइनर ऑफ 1 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा 36 माइनस 36 मतलब इक्वल टू 0 बन गया, क्योंकि 9 4 36 और 6 6 36 0। इसका माइनर निकालेंगे 2 का, तो माइनर बोलेंगे यहाँ पे M12, माइनर ऑफ 2 निकालेंगे, बनेगा आपका यहाँ पे 18 और 6 3 18 मतलब ये भी 0 बन गया। अब M13 फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ पे 3 का माइनर क्या बनेगा, 6 2 12 और 4 3 12, ये भी कितना बन गया आपका, 0 बन गया। तो यहाँ पे आपके माइनर 0 आ रहे हैं सारे, कोई फाइंड करो, कोई बीच का माइनर उठा लो, यहाँ पे 6 उठा लिया, ये कौन सा आपका यहाँ पे M22 M32 कितना है, M32 एलिमेंट है ना आपका ये, इसका माइनर क्या बनेगा, 6 माइनस 6 मतलब 0। तो सारे माइनर कितने आ रहे हैं आपके यहाँ पे बेटा, 0 आ रहे हैं। अब सारे माइनर अगर 0 आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे रैंक कितना निकल के आएगा, रैंक इस मैट्रिक्स का निकल के आएगा आपका 1 रैंक। कितना आपका रैंक आएगा यहाँ पे, 1 रैंक। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपका बोला गया है एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी और सी, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है इसी वर्टिसेस के थ्रू। अब देखो ये एक फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल में आता है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। वो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको 3 टर्मिनल गिवन हो, जब 3 वर्टिसेस गिवन हो, x1 y1 b है आपका यहाँ पे, x2 y2 और c है x3 और y3, और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, बाहर आएगा, अंदर डिटर्मिनेंट बनेगा, वैल्यू बनेगी x1 y1 x2 y2 और x3 और y3, और यहाँ वैल्यू आएगी 1 1 और 1। ये मेथड है निकालने का किसका, आपका डिटर्मिनेंट निकालने का। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज करो बोलते हो 3 पॉइंट है, जो यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये तीनों कैसे हैं, कोलिनियर। कैसे हैं, कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होते तो वहां पे बन के आता एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, ये बनता आपका वहां पे, है ना। लेकिन यहाँ पे कोलिनियर नहीं बोला गया, बोला गया वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल में लाएंगे। करो वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट सारी, क्या है आपकी वैल्यू यहाँ पे, हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AB ऑफ C, ठीक है, इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे आपका 1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 5 4 और 1 -2 4 और 1 2 -6 और 1, ये वैल्यू आपकी बनेगी यहाँ पे सारी, 2 -6 और
1, ये बन गया सारा। अब देखो यहाँ फाइंड करो, उसको क्या करना आगे आपने, आगे यहाँ से करोगे आप 1/2 बाहर ही रहेगा ना आपका, बीच में आएगा 5 × 4 1 -6 और 1, ये बना -4 क्या बनेगी आपके यहाँ से -2 1 2 और 1, देन +1 क्या बनेगा यहाँ से आपका -2 4 और 2 -6, ये वैल्यू बन के आएगी आपके यहाँ से। तो फाइंड करो बेटा यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 5 × 4 +6 -4, यहाँ पे क्या बनेगा आपका -2 बनेगा -4, कितना बनेगा -4 +1 क्या बन के आएगी ब्रैकेट में वैल्यू आपकी यहाँ पे -2 -6 कितना बनेगा -12 और -8 बन के आएगा आपका यहाँ पे -20, कितना बनेगा -20। अब निकालो यहाँ पे, ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 1/2, कितना बनेगा 1/2 सॉरी -2 -6 बनेगा आपका +12 -8 यहाँ पे बनेगा आपका 4, कितना बनेगा 4, ठीक है। +12 -8 बनेगा आपका 4 यहाँ पे, ये बन गया 10, बन गया 50, माइनस बन गया आपका यहाँ पे +16 +4, ये बन गया आपका यहाँ से, ये बनेगा आपका 70/2 विच इज़ इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स, क्या बनेगा 35 स्क्वायर यूनिट्स क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर, वो क्या है 35 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन बोला गया फाइंड द ट्रेस ऑफ ए, फाइंड द ट्रेस ऑफ ए। तो अगर आपको याद है तो ट्रेस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स का अगर हम यहाँ बात करें तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, आप बोलोगे 2 + -3 + 16 और 2 बनेगा 18 -3 बनेगा 15, तो 15 क्या आएगा आपका यहाँ से ऑप्शन डी क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ रैंक निकालने को बोला गया, ये तो बेटा बिल्कुल आसान काम है रैंक निकालना। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे देखो 4 0 0 0 3 0 0 0 5, इसका आपको रैंक फाइंड करना है। कैसे करोगे रैंक फाइंड, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब डी फाइंड करोगे, है ना। तो डी बोलो यहाँ पे, ए डिटर्मिनेंट बोलो यहाँ पे, वो क्या करोगे आप यहाँ 4 × 3 0 0 और 5, बाकी सबकी वैल्यू तो आपके 0 ही आने वाली है। तो यहाँ करोगे 4 × 15 विच इज इक्वल टू 60 विच इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। अगर रैंक क्या आएगा आपका यहाँ पे 3, क्या रैंक आएगा आपका यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डिटर्मिनेंट है वो क्या रहा है नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक बेटा क्या बन के आना है आपका 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपका क्या बोला गया, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a² - 2a। इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले आपको a² निकालना पड़ेगा, फिर a को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको उसमें से माइनस करोगे, देन जो वैल्यू बनेगी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मतलब आपको a² - ट्वाइस ऑफ a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या है यहाँ पे, अगर बात करूँ a गिवन आपको यहाँ पे, तो a² क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ से a × a, क्या बनेगा a × a। अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो करें तो 1 3 2 1 × 1, ठीक है 2 3 1। आई होप आपको ये चीज़ आती होगी करना। कैसे करते हैं, 1 × 1 + 3 × 2 बनेगा यहाँ से आपका 7, देन 1 × 3 3 × 1 3 बनेगा यहाँ से आपका 6, तो बनेगा 6। नेक्स्ट 2 × 1 2 1 × 2 2 बनेगा 4, देन 2 × 3 6, यहाँ बनेगा आपका 7, कितना बनेगा 7, क्योंकि 2 × 3 6 और 1 × 1 कितना बनेगा 7, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ गया a² का। अब देन आपको फाइंड करना है ट्वाइस ऑफ a। क्या फाइंड करना है, ट्वाइस ऑफ a, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, पूरे a मैट्रिक्स को, 1 3 2 1, ये मैट्रिक्स बन जाएगी 2 6 4 और 2, क्या बनेगी 2 6 4 और 2। अब दोनों को माइनस करो आपस में। अगर a² ये है, a² क्या है आपका 7 6 4 7, आपने माइनस करना है इसमें से क्या, जो आपका आंसर आया 2a का, तो माइनस ऑफ 2a मतलब 2 6 4 और 2। दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम है, लेकिन दोनों का जो एलिमेंट है, पहले का एलिमेंट दूसरे के उसी एलिमेंट से माइनस होना चाहिए, है ना। तो 7 - 2 ये कितना बनेगा बेटा आपका यहाँ से, इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 7 - 2 कितना बनेगा 5, 6 - 6
0, 4 - 4 0 और 7 - 2 कितना बनेगा आपका यहाँ से 5, कितना बनेगा 5। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हो तो आंसर आएगा 25, कितना आंसर आएगा 25। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर है। चलिए गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे एग्जाम में एक बार पूछा गया हुआ है, बोला गया है कि इवैल्यूएट करो इसका वैल्यू आपके निकल के क्या आएगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू बेटा फाइंड आउट करूँ तो ये वैल्यू बनेगी आपकी साइन को साइन से मल्टीप्लाई और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में साइन क्या आएगा माइनस का, तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस बनेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्या आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। ये शायद 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एक है ना, जो आपका डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी का क्वेश्चन आपका ये सिंपल सा बोला गया निकालने को कि इसको इवैल्यूएट करो। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, देखो यहाँ पे अगर जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा, माइनस बन गया प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा देखो यहाँ पे अगर साइन थीटा इंटू साइन थीटा की बात करोगे बनेगा साइन थीटा का स्क्वायर है ना, प्लस बोल सकते कॉस थीटा का स्क्वायर। तो याद रखनी है, देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर इसका मतलब सेम है, इसका मतलब क्या है सेम। लेकिन अगर बात करूंगा साइन थीटा स्क्वायर, इसका मतलब है साइन के साथ आपने थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब ये है। तो इन दोनों का मतलब क्या है सेम। तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ये आपका 11th का क्वेश्चन है, लेकिन ये टॉपिक आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। आंसर आएगा ऑप्शन सी आपका 1 विच इज आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है और बताया गया है जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है बी के, और ए और बी मैट्रिक्स आपको यहाँ पे गिवन है। अगर ए स्क्वायर बराबर है बी के मतलब ए इंटू ए इक्वल टू बी होगा, तो ए इंटू ए क्या है आपका अल्फा 0 और 1 1 है ना, और वहाँ से आपका दूसरा क्या है एक और आपका ए होगा अल्फा 0 और 1 1। ये दोनों किसके बराबर है बेटा आपके, ये बराबर है बी के, मतलब 1 0 और 5 1। ये क्या है 1 0 और 5 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, अगर बात करें यहाँ पे आपकी अल्फा की वैल्यू फाइंड करने को, तो इसका पहले करना पड़ेगा आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा इंटू अल्फा बनेगा अल्फा स्क्वायर, 0 इंटू 1 बनेगा आपका 0 मतलब अल्फा स्क्वायर। देन उसके बाद ये बनेगा आपका 0, ये बनेगा 0, कितना है 0। देन ये बनेगा आपका यहाँ पे अल्फा और ये बनेगा आपका यहाँ पे प्लस 1, क्या बनेगा अल्फा प्लस 1, और ये बनेगा आपका यहाँ से 1, कितना बनेगा 1। ये तो आपका बन गया। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ बेटा 1 0 5 और 1 1 0 5 और 1। देखो 0 1 0 1, अब दोनों मैट्रिक्स के आपस में इक्वल है। कैसी है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो हम इसके एलिमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। देखो बेटा अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आएगा 1 के, तो अल्फा क्या आएगा इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1, क्या आएगा प्लस माइनस ऑफ 1। दूसरी बात करें अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5, तो अल्फा प्लस 1 आपका बराबर आ रहा है 5 के, इसका मतलब अल्फा किसके बराबर आएगा 4 के। तो बेटा अल्फा की 3 वैल्यूज के लिए यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा डी नॉट पॉसिबल, क्या आएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि अल्फा की एक वैल्यू आपको फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे आपकी 3 वैल्यू निकल के आ रही है, तो इसलिए जो आपका अल्फा है इसकी किसी भी वैल्यू के लिए जो आपका ये कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो इसलिए आपका आंसर आएगा यहाँ पे नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में, 2 मैट्रिसेस A एंड B आर मल्टीप्लाइड टू गेट AB। ठीक है, 2 मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई कब करता हूँ आपको एक बात मैं समझा चुका हूँ पहले भी। अगर सपोज करो 2 मैट्रिक्स है A और B, 2 मैट्रिक्स है आपकी A B C D, ये 2 मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका ऑर्डर है E F G H, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 × 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई तब कर सकता हूँ जब इसकी जो कॉलम है, इसकी जो क्या है नंबर ऑफ कॉलम, और जो इसकी नंबर ऑफ रोज हैं वो आपस में क्या हो बराबर, वो आपस में क्या हो बराबर, तभी इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो ऑप्शन क्या है, बोथ आर रेक्टेंगुलर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक अगर होगी यहाँ पे 3 × 2 की, तो दूसरी आपकी यहाँ पे 2 × 2 की भी हो सकती है,
तो सब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, लेकिन मेन है कि देखो ये आपकी स्क्वायर आ गई, ये आपकी रेक्टेंगुलर आ गई, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है और जो इसके नंबर ऑफ रोज हैं वो कैसे हैं, बराबर। तो पहला ऑप्शन गलत। बोला गया है बोथ हैव सेम ऑर्डर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सेम ऑर्डर नहीं भी हो तब भी मेरे पास क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है। थर्ड बोला गया नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आंसर आएगा ऑप्शन डी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये बेटा आपको देख के यहाँ समझ आ गया होगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर करते हो वो कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी नहीं आता है। वो क्या आएगा आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको अगर ये लग रहा है कि सर गलत बता रहे हैं, ये चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो एक बार कोई 2 मैट्रिक्स लेना, उसका यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करना, उसका a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर 2ab फाइंड करना, देखना कि बराबर आता है कि नहीं आता है। तो आपका आंसर हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। क्लियर गाइस, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड t, इन चार की बेटा आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इन चार की आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड होगी, देखो यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है आपको यहाँ। ये क्या बनेगी आपकी मैट्रिक्स 2x, ठीक है, 2z, 2x बोल सकता है यहाँ पे 2x, 2z, 2y और 2t, ये बनेगी मैट्रिक्स। अगर इसकी बात करूं ये बनेगा प्लस है ना, तो मतलब इस वाले में ये वाला क्या होगा, आपका पूरा पार्ट प्लस होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस लगा सकते हैं आपका, है ना। तो 3 इंटू 1 कितना बनेगा, 3 प्लस 3, 3 इंटू -1 मतलब बनेगा -3, 3 इंटू 0 बनेगा +0, अब 3 इंटू 2 बनेगा आपका +6। इज इक्वल टू क्या है, वहां पे 3 और बीच में मैट्रिक्स गिवन है। इज इक्वल टू मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स बनेगी बेटा वो क्या आएगी, यहाँ बराबर आएगी किसके, हम बोल सकते हैं 9, 15, 12 और 18, 9, 15, 12 और 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कंपेयर करो, 2x + 3 इज इक्वल टू 9, यहाँ से x कितना निकलेगा, 9 - 3 कितना बनेगा बेटा आपका 6/2 विच इज इक्वल टू 3, चारों ऑप्शन में 3 आ रहा है, मतलब ये आपका ठीक निकली वैल्यू। देन फाइंड करो इसको इसके साथ कंपेयर करो, बनेगा 2z - 3 = 15, तो z = 15 + 3 बनेगा 18/2 विच इज इक्वल टू 9। तो z की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी यहाँ पे 9, z की वैल्यू 9 आपकी एक ही केस में आ रही है, इस केस में, है ना, क्योंकि x है, y है, z है, z की वैल्यू 9 एक ही केस में आ रही है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 2y = 12, तो y कितना आएगा यहाँ से आपका 6, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 6। लास्ट है आपका 2t = 18 - 6, क्योंकि माइनस वहाँ चले जाएगा आपका 6, तो बनेगा t = 12/2 विच इज इक्वल टू 6। तो वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, सॉरी 18 - 6, 18 - 6 ये आपकी t की वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई कितनी 3, y की वैल्यू आ गई 6, आपकी यहाँ z की वैल्यू आ गई 9, और लास्ट आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है यहाँ पे 2t + 6 = 18। तो आप निकालोगे 2t = 18 - 6 मतलब कितना बनेगा 12, तो t बनेगा 12/2 विच इज इक्वल टू 6। तो t की वैल्यू आपकी यहाँ पे 6 ही है। यहाँ ऑप्शन चेंज करो कोई आप, ये ऑप्शन यहाँ डालो आप, तो c की वैल्यू कितनी, b की आपकी t की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 6, आंसर आ रहा है आपका 3966। तो 3966 हम यहाँ पे अगर देखें तो आपकी z की वैल्यू x, y, z और t फाइंड करना है हमें। तो x की वैल्यू आपकी आ रही है 3, y की वैल्यू आपकी आ रही है 6, z की वैल्यू आपकी आ रही है 9 और t की वैल्यू आपकी 6 आ रही है, मतलब ऑप्शन बी क्या है यहाँ से आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर गाइस, क्या था जो मैंने क्वेश्चन जहां से देखा है उस क्वेश्चन में x, z, y, t बोला गया है, तो आप यहाँ पे x, y, z, t हमने लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी विच इज 3, 6, 9, 6। क्लियर गाइस, चले मूव करते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे।
चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट के जो मेरे पास इवैल्यूएशन के स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं और फाइनली आपको वैल्यू निकालनी है। एक मेथड आप यहाँ पे सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इन चारों में से कोई ना कोई आपका आंसर निकल के आ जाएगा, सीधा आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। लेकिन उससे बेटर मेथड है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस अप्लाई करो। प्रोसेस में यहाँ के अप्लाई करो, देखो ये आपके 3 1 है, अगर इन 3 1 में से कोई आपके 2 1 क्या बन जाए, 0 बन जाए तो आपका आंसर निकल जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है और ये क्या है रो 3, रो 1 रो 2 और रो 3 है ना। हम यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं R2 इज सच दैट R2 माइनस ऑफ R1, R2 माइनस ऑफ R1 और R3 को हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया R3 इज सच दैट R3 माइनस ऑफ R1, R3 माइनस ऑफ R1, ये हमने इंप्लीमेंट किया। यहाँ पे हमने किया इस रो में से इस रो को माइनस कर दिया और इस रो में से हमने फर्स्ट रो को माइनस कर दिया, ये किया हमने इवैल्यूएट यहाँ पे। अब क्या है, ये आपके कुछ इवैल्यूएशन स्टेप्स लाई करते हैं डिटर्मिनेंट के, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या यहाँ पे सॉल्व करो, क्या बनेगा, देखो पहली रो तो आपकी वैसी ही रहेगी A1 और A²। अब इसमें से इसको माइनस करोगे बनेगा 0, B में से A निकालोगे बनेगा B माइनस ऑफ A, है ना। इसमें से इसको माइनस करोगे बनेगा B² माइनस ऑफ A², ये बनेगी वैल्यू आपकी यहाँ से। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे बनेगा 0, इसमें से इसको माइनस करोगे बनेगा C माइनस ऑफ A, इसमें से इसको माइनस करोगे बनेगा C² ऑफ माइनस ऑफ A², ये वैल्यू आपकी बन जाएगी यहाँ बेटा। अब फाइंड करो यहाँ वैल्यू की आपकी फाइनली बन के आती है आगे। अब देखो बेटा सेकेंड रो में से और थर्ड रो में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो। अगर मैं B² माइनस A² की बात करूँ, इसको हम लिख सकते हैं B प्लस A और B माइनस ऑफ A। C² माइनस A² को लिख सकते हैं C माइनस ऑफ A और C प्लस ऑफ A, ये दो वैल्यू आपकी बन सकती है यहाँ इसकी। तो इस वाली रो में से आप B माइनस ऑफ A कॉमन निकाल सकते हो और इस वाली रो में से आप C माइनस ऑफ A कॉमन निकाल सकते हो। जो खुद ही 0 है उसमें से क्या आप लोगे, नहीं ले पाओगे यहाँ पे। तो हम यहाँ बनाते हैं B माइनस ऑफ A और बनेगा C माइनस ऑफ A, देन 1 A² 0 1 B प्लस A और 0 1 C प्लस A, ये वैल्यू आपके यहाँ बेटा बन के आ जाएगी, है ना। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट सिर्फ 1 के केस में निकालना है। अगर हम देखो डिटर्मिनेंट निकालने के 2 तरीके हैं, जहाँ तो उसको आप कॉलम में लगाओ 1 इंटू डिटर्मिनेंट माइनस A इंटू डिटर्मिनेंट और A² इंटू डिटर्मिनेंट, है ना। उससे बेटर है आप यहाँ पे इसको लगाओगे कॉलम वाइज, क्यों, क्योंकि कॉलम में 2 एलिमेंट क्या है 0, आपको एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बनेगा बेटा B माइनस ऑफ A और C माइनस ऑफ A, है ना। ब्रैकेट में क्या आएगा आपका यहाँ से 1, क्या बनेगा यहाँ से आपका 1 और बीच में वैल्यू बनेगी आपकी 1 1 B प्लस A और C प्लस A। सॉल्व करो इसको यहाँ से बेटा, ये बनेगी वैल्यू आपकी 1, ब्रैकेट में क्या आएगा C प्लस A माइनस B माइनस A, ये आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो बन गया यहाँ पे आपका C माइनस ऑफ A, क्या बन गया यहाँ से आपका C माइनस ऑफ A, हाँ आपका C माइनस ऑफ B बन गया यहाँ पे, क्या बन गया C माइनस ऑफ B आपका यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे आप, ये करोगे B माइनस ऑफ A C माइनस ऑफ A और यहाँ से बन के आया आपका C माइनस ऑफ B, ये आपका आंसर बन के आ रहा है। लेकिन ये आपका आंसर किसी ऑप्शन में नहीं है, आपका ऑप्शन है A माइनस ऑफ B। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकालते हो तो बनेगा माइनस कॉमन, पीछे बचेगा A माइनस B, C माइनस A आपका वैसा ही रहेगा। इसमें से आप माइनस कॉमन निकालते हो तो बचेगा B माइनस ऑफ C, जो माइनस कॉमन आएगा यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो A माइनस B B माइनस C C माइनस A, मतलब ऑप्शन नंबर B क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर है बेटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आपको आ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए गए हुए हैं। क्लियर, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए गाइस यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट के मेथड से। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को, देन मैं आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, सो गाइस आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा और आपका इसका आंसर सही निकल के आया होगा, क्योंकि मैं अगर इन चारों ऑप्शन की बात करूं एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आने वाला है। तो अगर सही मेथड आपने अप्लाई किया है तो आंसर आपका सही निकल के आएगा। देखो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो बेटा फर्स्ट रो में आप A कॉमन ले सकते हो, है ना। सेकेंड रो में आप B कॉमन ले सकते हो और थर्ड रो में आप C कॉमन ले सकते हो, है कि नहीं। तो निकालो यहाँ कॉमन A B और C, जब कॉमन आया पीछे बचा A B C, A माइनस B और C, ये बचेगा आपका A
बी और माइनस सी, ये बच के आ गया बेटा आपका यहाँ से। अब क्या है, पहले हमने कॉमन निकाला रो से, अब निकालेंगे कॉलम से। तो पहले कॉलम में ए कॉमन आएगा, सेकंड कॉलम में बी कॉमन आएगा और थर्ड कॉलम में आपका सी कॉमन आएगा। तो बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पीछे बचेगा 1 1 1 1 माइनस 1 और 1, यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ आएगा 1 1 और माइनस 1। ये बन गया बेटा आपका यहाँ से। अब एक मेथड आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, आप इसको मेरे पास ओपन करके पूरी वैल्यू को सॉल्व करो, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे क्या, अगर मैं इसको सीधा सॉल्व करता हूँ तो क्या बनेगी आपकी वैल्यू, यहाँ ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। बीच में क्या आएगा -1 इंटू -1 क्या होगा, -1 इंटू -1 +1, अब +1 और ये बनेगा आपका -1, वैल्यू बन जाएगी 0। कितनी बनेगी वैल्यू आपकी यहाँ से 0। देन नेक्स्ट +1, इसके लिए ये लिया आपने तो बनेगा -1 और ये बनेगा आपका -1, ये कितना बन जाएगा -2, कितना बन जाएगा -2, बनेगा -2। उसके बाद क्या बेटा आपका यहाँ से देखो, इसकी अगर आप बात करो, ठीक है, क्या करो, अगर आप यहाँ पे ये माइनस आएगा ना 1, क्योंकि आपने सेकंड वाला आपने एलिमेंट लिया ना a12 के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 होती है, तो -1 इंटू ये बनेगा -1 -2 बन गया। थर्ड अगर इसकी बात करूँ तो इसके लिए क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1 -1 बनेगा +1, तो बनेगा आपका यहाँ पे +1 इंटू बनेगा 2, ये वैल्यू बन गई। तो बेटा ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 0 हो गया। ये -1 इंटू -2 बनेगा आपका +2, ये बनेगा दूसरा +2, तो वैल्यू बनेगी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 4 का आपका 2 ए बी सी का बनेगा होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपका बेस्ड ऑन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे, देन मूव करेंगे आपका टॉपिक सेकंड पे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये क्वेश्चन बेस है क्रैमर्स रूल पे और आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड की। तो आपको क्रैमर्स रूल पता है, सबसे पहले देखना है कि कैसी आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये आपका है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये वैल्यू बनेगी, देखो यहाँ पे 5 -7 1 6 -8 -1, ये बनेगा 3 2 और -6। ये यहाँ से बन के आएगा x y और z विच इज इक्वल टू 11 15 और 7। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आराम से करवाऊंगा क्योंकि बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्रैमर्स रूल को थोड़ा अच्छे से समझाओ, हमें जल्दबाजी में समझ नहीं आया। तो ठीक है, हम आराम से समझेंगे। ये बन गया, देखो ये मैंने कैसे बनाया बेटा, 5 इंटू एक्स प्लस -7 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 11, ये वाली इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। 6 इंटू वाई -6 इंटू एक्स -8 इंटू वाई -1 इंटू जेड इक्वल टू 15, ये आपकी सेकंड। और थर्ड है 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई -6 इंटू जेड इक्वल टू 7, ये बन गया बेटा आपका यहाँ से। अब यहाँ क्रैमर्स रूल जब आपने अप्लाई करना है तो क्रैमर्स रूल के थ्रू आपको निकालनी है एक्स वाई और जेड की वैल्यू। सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको डी, क्या निकालना पड़ेगा, डी। ये क्या है, ये आपका a है, ये x है, ये क्या है, b है। आपको जो d है, d किसके बराबर होता है, a का डिटर्मिनेंट। d क्या है, a का डिटर्मिनेंट। तो a की d की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करो। है आपका, ये बनेगा 5, पहले 5 एलिमेंट लोगे, उसके हिसाब से -8 -1 2 और -6, देन -7 कितना हो गया, +7, 7 के हिसाब से 6 -1 3 और -6, ये आपकी वैल्यू बन गई। उसके बाद क्या है यहाँ पे +1, 1 के हिसाब से क्या आपका यहाँ पे 6 -8 3 और 2, ये वैल्यू बन गई आपके यहाँ से। तो निकालो यहाँ कितना बनेगा, 5 इंटू 48 और 2 बनेगा आपका 50, कितना बनेगा 50, प्लस 7 6 -6 बनेगा आपका 33 और 3 प्लस -33, क्योंकि ये बनेगा 36 और +3 आपका यहाँ से कितना होगा -33, ठीक है। देन +1, ये वैल्यू बनेगी आपकी 12 -24 + 24 बनेगा 36, कितना बनेगा 36। निकालो यहाँ से, ये वैल्यू बनेगी 250 + 36, ये बन गया आपका यहाँ पे 286, माइनस ये माइनस बनेगा आपका यहाँ से 210 और 3 इंटू 7 21, ये बनेगा 231, कितना बनेगा 231। तो 286 में से 231 माइनस करो, 286, ये कितना बनेगा 286 माइनस 231 विच इज इक्वल टू 5 8 3 5 2 0, तो आंसर बन के आएगा 55। तो यहाँ पे बेटा जो डी है
वो कितना निकल के आया आपका यहाँ पे 55। कितना निकला 55, एक वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी। अब वैल्यू फाइंड करनी है आपकी D1 की, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है D1 की। तो देखो बेटा D1 अगर यहाँ निकालना है तो D1 का मतलब है जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको रिप्लेस करना है B के साथ। किसके साथ? B के साथ। तो D1 यहाँ कितना बनेगा आपका? D1 बनेगा 11, 15 और 7, -7, -8 और 2, 1 -1 और -6, ये बनेगा आपका। यहाँ से निकालो वैल्यू कितनी बनती है। ये आएगा बाहर 11, ब्रैकेट में बनेगा आपका यहाँ -8, सॉरी ब्रैकेट में क्या बनेगा आपका -8, -1, 2 और -6, देन -7 बन जाएगा +7, 7 ये बनेगा आपका 15, -1, 7 और -6, फिर बनेगा आपका यहाँ पे +1, 1 के साथ बनेगा 15, -8, 7 और 2। निकालो इसकी वैल्यू कितनी बन रही है आपकी। देखो यहाँ पे ये क्या है, कितना आएगा 11, ये बनेगा आपका यहाँ से -8 -6 बनेगा 48 और +2 बनेगा 50। कितना बनेगा 50। फिर +7 यहाँ पे आएगा आपका, ये बनेगा -90 +7 ये बनेगा -83। कितना बनेगा -83 +1, 1 के लिए बनेगा आपका यहाँ से ये बनेगा 30 और बनेगा आपका +56, 30 और 56 आपका बन जाएगा -86। कितना बन जाएगा -86। कैसे बना आपका यहाँ पे, ये बना 15 × 2 30 और माइनस बन गया प्लस ऑफ 56 बन गया आपका 86। ये बन गया आपकी यहाँ वैल्यू। देखो यहाँ फाइंड करो, ये बनेगा 550 माइनस 80 बनेगा 560 और 3 21 बनेगा 581। कितना बनेगा 581। फिर माइनस करना है आपको यहाँ से क्या 86। क्या माइनस करना है आपको यहाँ पे 86। अगर आप 86, ये प्लस का आपका 86 होगा ना यहाँ पे, प्लस ऑफ 86। तो निकालो यहाँ ये कितनी बन के आएगी वैल्यू आपकी, ये वैल्यू बनेगी 6 ऐड करोगे 6 माइनस 581 विच इज इक्वल टू 55। तो बेटा यहाँ पे D1 की वैल्यू भी कितनी निकल के आ रही है 55। कितनी निकल रही है 55। मतलब आपका जो ऑप्शन B और C है ये दोनों सही हो सकते हैं, A और D क्या है आपके गलत है। अब जब D1 भी निकल गया, अब नेक्स्ट बात करनी है D2 की वैल्यू की। इसकी बात करनी है D2 की वैल्यू की। तो बेटा D2 यहाँ से कैसे आएगा आपका, इज इक्वल टू, D2 का मतलब है इसको रिप्लेस करना है इसके साथ, है ना। बनेगा 5 6 3 11 15 7 1 -1 -6, ये बनेगी आपकी वैल्यू, है ना। अब फाइंड करो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट। बेटा 5 ब्रैकेट में क्या आएगा आपका यहाँ 15 -1 7 और -6, ये बनेगी आपकी वैल्यू। उसके बाद क्या आएगा यहाँ से आपका -11 के साथ क्या आएगा आपका यहाँ से 6 3 -1 और -6, फिर आएगा +1 के साथ आएगा 6 15 3 और 7। ठीक है, 1 -1 3 और -6। सॉल्व करो यहाँ बेटा इसको। देखो ये क्या है 5, है ना, ये क्या है आपका यहाँ पे 5। अब देखो बेटा जो आपकी अगर जो अभी D2 की वैल्यू निकलेगी, जो आपकी यहाँ पे D2 की वैल्यू निकलेगी, हमारा आंसर वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन अगर D3 फाइंड करेंगे तब भी आपका आंसर निकल सकता है। तो कैसे यहाँ पे ये 15 × -6 ये बनेगा -90, ये बनेगा +7, -90 +7 ये बनेगा -11, ये बनेगा -36 +3 +1 ये बनेगा 48 42 -45, है ना। ये बन जाएगी आपकी 83। तो 83 × 5 ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 450 और 415 -415, है ना। ये बन जाएगा आपका 33। कितना बनेगा 33। तो -33 और -11 प्लस 330 और 33 बनेगा 363। कितना बनेगा 363, है ना। और नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे -3। क्या आपका यहाँ पे -3। अगर आप इसको, ये बनेगा आपका यहाँ पे 315 83 × 5 बनेगा 83 × 5 बनेगा आपका 415। कितना बनेगा 415 माइनस का आएगा आपका यहाँ से। अब फाइंड आउट करो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनती है। तो 415 83 415 -3 ये बन जाएगा -418 +363। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 - 3 बनेगा 5 और यहाँ पे कैरी लेंगे तो बनेगा 11 - 6 बनेगा फिर से 5, लेकिन आंसर आएगा माइनस का। तो D2 की वैल्यू कितनी निकल रही है आपकी
55। देखो अब D2 की वैल्यू -55 आ रही है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन बी और सी आपका टिक कैसे लगाया था, क्योंकि देखो x जो आपका निकला ना, जो x है उसका मतलब है D1/D, y का मतलब है D2/D और z का मतलब है D3/D, यही मतलब है। तो D1/D कितना है 55/55 1, D2/D कितना -55/55 इक्वल टू -1। तो मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ही आने वाला है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी ही आने वाला है। अब आप चाहे z की वैल्यू फाइंड करो, z की वैल्यू के लिए आपको D3 फाइंड करना है, तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ से ही पता लग गया है a की वैल्यू दोनों के लिए सेम आई, x की वैल्यू दोनों के लिए सेम आई, लेकिन y की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो ऑब्वियसली सी ही आपका आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू आपके यहाँ पे -1 निकल के आई है। गाइस क्लियर? सो गाइस ये खत्म करते हैं आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मूव करते हैं प्रोबेबिलिटी पे। चलिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखने का एक मोटिव है, वो क्वेश्चन के दौरान आपको समझ आएगा। अगर तो खुद से समझ आया तो बेटर है, नहीं आया तो मैं तो आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ए बॉक्स कंटेंट 12 रेड 6 ग्रीन एंड x येलो बॉल। तो बोल सकता हूँ जो एक बॉक्स है उसमें बेटा 12 रेड 6 ग्रीन और x क्या है येलो बॉल, x क्या है येलो बॉल, ठीक है। अब बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ग्रीन बॉल इज 2/9, मतलब ग्रीन बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 2/9। तो अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल की बात करूं तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू 2/9 गिवन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बनती क्या है ग्रीन बॉल की, 6 नंबर ऑफ ग्रीन बॉल है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो आपका आएगा 6 अपॉन टोटल है 18 + x, ये प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी इक्वल टू 2/9। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसको सॉल्व करूंगा ये 1 जा, ये बनेगा 3 जा, तो बनेगा 27 इज इक्वल टू 18 + x। तो बेटा x किसके बराबर आएगा आपका 9 के, x किसके बराबर है यहाँ से आपका 9 के। अब बोला गया था यहाँ पे कि सबसे पहले आपकी x की वैल्यू बन गई यहाँ पे 9, मतलब ग्रीन बॉल कितनी है 9। अब बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 बॉल विच कैन बी आइदर रेड और येलो। तो रेड की चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बेटा रेड की चूज करने की प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी, रेड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 12 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 27, कितनी है 27 प्लस यहां बोल सकता हूं आइदर और का मतलब है प्लस आएगा बीच में, तो प्लस कौन सी येलो बॉल, तो येलो बॉल को चूज करने की आपकी प्रोबेबिलिटी है 9/27, कितनी है 9/27। इसका आंसर बनेगा यहां पे 21/27 विच इज इक्वल टू 7/9। 7/9 क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है इससे रिलेट कैसे है, क्योंकि बेटा रेड और येलो बॉल में कुछ पार्ट कॉमन नहीं है, लेकिन जब यहां पे बात होगी किंग की और क्लब की, इसमें एक किंग ऐसा होगा जो क्लब का होगा, वो पार्ट कॉमन आएगा, उसको हमने माइनस करना है, उसको माइनस करना है। बेटा एक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बच्चों को उस टाइम पे दिक्कत आई थी कि सर ये वाला केस अगर होगा तो कैसे आंसर निकालेंगे, तो दोनों केस आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। मैंने क्वेश्चन आज सिलेक्ट नहीं किए, क्वेश्चन मैंने तभी सिलेक्ट किए थे कि जब मैथ का पार्ट कंप्लीट होगा आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो यहाँ पे अब क्या है, एक किंग की अगर चूज करने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 4/52, क्योंकि 52 में से 4 ही पत्ते किसके होंगे राजे के, प्लस बात करूं और बोला गया मतलब प्लस आएगा क्लब, क्लब क्या है आपका यहाँ पे आप बोलोगे 13 कार्ड क्लब के अपॉन 52 ये बनेगा, लेकिन दोनों में एक पार्ट कॉमन है क्या, क्लब में एक किंग किसका होगा आपका, सॉरी क्लब में एक पत्ता क्या होगा किंग का होगा, तो माइनस करना पड़ेगा -1/52। दिस इंप्लाइज दैट 14 और 13 17, 17 - 1 बनेगा 16/52, ये बनेगा 8/26 है ना, ये बनेगा 4/13। तो 4/13 क्या है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आई होप ये चीज क्लियर होगी कि इधर और में माइनस क्यों लेते हैं और कब लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हुआ बेटा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग। जब दोनों क्या होंगे रेड होंगे, तो दोनों क्या होंगे आपके किंग होंगे। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूं आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग की, तो कुछ यहाँ पे पार्ट कॉमन निकल के आने वाला है, तो हम यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम देखते हैं। अगर ये वेन डायग्राम है, ये रेड है, ये क्या है किंग, ये क्या है रेड है और ये क्या है किंग। अब यहाँ जब तक नहीं बोला गया तो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट का केस ही लेना, ये चीज़ आपको क्लियर है, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या होगा यहाँ पे रिड्यूस होगा और जो चांसेस है वो भी क्या होंगे आपके कम होंगे। अब यहाँ बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
रेड इंटरसेक्शन किंग, रेड इंटरसेक्शन या रेड यूनियन किंग, यहाँ पे यूनियन निकाला ना हमें, क्योंकि आइदर बोथ आर रेड और का मतलब हुआ प्लस, तो प्लस का मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पे यूनियन, है ना, ये बात क्लियर है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन किंग, ये बेटा पिछले वाले पार्ट में नहीं आया था, मैंने लास्ट क्वेश्चन सिंपल करवाया आपको, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले बेस पे करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को यार हर चीज़ में दिक्कत आती है। फॉर्मूले से करवाऊंगा तो बोलेंगे सर आपने वेन डायग्राम से नहीं करवाया, वेन डायग्राम से करवाऊंगा तो बोलोगे फॉर्मूले से नहीं करवाया, लेकिन बेटा समझाया तो दोनों तरीके है ना आपको। अगर एक मेथड से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो, दूसरा मेथड खुद से ट्राई करो ना, वो आपके लिए यार सब कुछ मैं ही थोड़ी आपको दूंगा, कुछ ना कुछ तो खुद से आपने सीखना है ना। तो इसलिए यार लास्ट क्वेश्चन हमने किया डायरेक्टली, यहां हम कर रहे हैं आपका वेन डायग्राम से। अब अगर बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, तो पी ऑफ आर अगर बेटा यहां पे फाइंड आउट करना है तो पी ऑफ आर हमारे पास निकल के आने वाला है, सबसे पहले 26 कार्ड होंगे आउट ऑफ 52 इनटू सैंपल स्पेस आपका रिड्यूस होगा और साथ में आपके चांसेस भी क्या होंगे, कम होंगे, 26/52 इंटू 25/51, ये बन गया आपका। अब किंग की बात करें तो बेटा किंग का यहाँ पे केस कैसा लाई करेगा, देखो यहाँ पे, और इसकी बात करें हम किंग, किंग क्या है आपका 4/52 इंटू 3/51, 4/52 इंटू 3/51, यहाँ पे भी आपके दोनों रिड्यूस हुए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक बार रेड की बात हुई है, एक बार किंग की बात हुई है, और दोनों के केस में आपके सैंपल स्पेस के साथ साथ जो आपके चांसेस है वो भी क्या हुए हैं, कम हुए हैं। अब बात आती है रेड का किंग, रेड का किंग, तो रेड का किंग यहाँ से क्या बनेगा बेटा आपका 2/52 इंटू 1/51। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो करो सॉल्व बेटा, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, तो 26 इंटू 25, 25 का कितना होता है आप बोलोगे, 25 इंटू 25 ये बन के आता है आपका 625, तो 25 उसमें ऐड करो बनेगा 650 प्लस 12 माइनस 2/52 इंटू 51, ये बनेगा 660/52 इंटू 51, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए गाइस यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, क्योंकि ये मैं आपको शायद जब प्रोबेबिलिटी के बाद में कुछ टॉप क्वेश्चन करवाए थे प्रोबेबिलिटी के, उसमें क्वेश्चन करवा चुका हूँ। बोला गया इफ ए लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो लीप ईयर का मतलब है 366 डेज, कितना है 366 डेज। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन 53 संडे, तो बेटा 366 डेज का जो आपका लीप ईयर है इसमें आपके 52 वीक्स आते हैं, 52 वीक कंप्लीट होते हैं, प्लस 2 क्या होते हैं ऑड डेज, प्लस 2 क्या होते हैं ऑड डेज। देख लो 52 इंटू 7 364 प्लस 2 ऑड डेज यहाँ पे आपके लाइक करेंगे। अब जो 2 ऑड डे हैं वो क्या हो सकते हैं, जहाँ मंडे ट्यूसडे होगा, जहाँ ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, जहाँ वेडनेसडे थर्सडे होगा, जहाँ थर्सडे फ्राइडे होगा, जहाँ फ्राइडे सैटरडे होगा, जहाँ सैटरडे संडे होगा, जहाँ संडे और मंडे होगा, यही लाइक कर सकते हैं। अब बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन 53 संडे, तो बेटा संडे कहाँ आ रहा है, संडे एक यहाँ आ रहा है एक यहाँ आ रहा है, तो देखा जाए तो 7 केसों में से 2 केस ही ऐसे हैं जहाँ पे 53 संडे लाइक कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 2/7। टोटल 7 में से 2 केस के हैं आपके फेवरेबल, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी विच इज इक्वल टू 2/7। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए जल्दी करवाया क्योंकि आप पहले का पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा है तो लास्ट की वीडियोस देखना, वहाँ पे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे नहीं बताई है। 366 डेज का मतलब है 52 हफ्ते और 2 एक्स्ट्रा दिन, है ना। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से समझना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन 5 मिनट ध्यान देने के बाद क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला 2 इंटीजर x एंड y आर सच दैट विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक को यूज करोगे फिर दूसरे को यूज नहीं कर सकते हो। बोला गया x और y की वैल्यू है 0 से लेकर 7 तक। बोला गया x माइनस वाई यहाँ पे आपने निकालना है। सबसे पहली बात, आप x और y को सेम नहीं ले सकते हो, तो x की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये किसकी वैल्यू है x की। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी सेम है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये किसकी वैल्यू है बेटा
y की। अब जो x और y की वैल्यू ये है, लेकिन बोला गया है कि आप दोनों के सेम नंबर या डिजिट को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। जो मैंने x को ले लिया, मैं बाद में y को नहीं ले सकता हूं। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर टोटल है 11, x का यहाँ पे आपका टोटल सैंपल स्पेस कितना है 11 का, तो हम बोल सकते हैं जो आपका y है उसका सैंपल स्पेस कितना होगा 10 का, क्योंकि 11 × 10 ही यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 11 डिजिट आपके x के लिए हैं और y के लिए एक डिजिट कम हो जाएगा, बनेंगे 10, यही बनेगा। अब बोला गया x - y जो है वो 5 और -5 के बीच में लाई करना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर इस प्रोबेबिलिटी की बात करूँ बेटा, यहाँ देखो अब ध्यान से समझने वाली बात है, x है और y है, x है और क्या है आपका यहाँ पे y है, और आपको x - y फाइंड करना है, x - y फाइंड करना है। x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये x की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये y की वैल्यू है। अब देखो इनकी वैल्यू इसके बीच में ही आनी चाहिए, मतलब इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जहाँ 0 जहाँ 1 जहाँ 2 जहाँ 3 जहाँ 4 जहाँ 5 जहाँ -1 -2 -3 -4 -5, यही वैल्यू आपकी इन दोनों के डिफरेंस की आनी चाहिए। देखो क्या करोगे आप, 0 - 0 0, 1 - 1 आपका, सॉरी 0, पहले 0 को कंपेयर करो सबके साथ, 0 - 0 0, 0 - 1 -1, 0 - 2 -2, 0 - 3 -3, 0 - 4 -4, 0 - 5 -5। तो देखा जाए तो 6 वैल्यूज के लिए आपकी x - y जो है वो इस रेंज के बीच में आया। अगर आप 0 - 6 करोगे तो आंसर आएगा -6, तो -6 आपका इसकी रेंज में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। 0 - 7 आपका आएगा -7, वो भी लाई नहीं कर रहा, तो 6 केस पॉसिबल रहेंगे इसके लिए। देन नेक्स्ट बात करते हैं 1 के लिए, 1 - 0 क्या आएगा 1 आ रहा है इस रेंज में, बिल्कुल। अब 1 - 1 फिर क्या बनेगा आपका 0, 1 - 2 -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ तक आएगा। तो कितने केस बने, आप बोलोगे 7 केस बने, है ना। कितने बने केस आपके यहाँ पे 7 केस बने हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपने लिया 2, तो 2 के साथ 2 - 0 2, तो 2 आपका आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 - 1 1 बिल्कुल आ रहा है, फिर 2 - 2 0, ये भी आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि 2 का केस आएगा मेरे पास 7 तक, क्योंकि 2 - 7 कितना आएगा -5, तो यहाँ तक पॉसिबल है। तो आप बोलोगे टोटल आपके 8 आउटकम आ रहे हैं, टोटल आपके 8 आउटकम आ रहे हैं। देन 3 का लिया आपने, 3 - 0 3, 3 - 1 2, 3 - 2 1, 3 - 3 0, 3 - 4 3 - 5 3 - 6 3 - 7 3 - 8 कितना आएगा आपका -5। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ रही हैं एक्चुअल में 9 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ रही है एक्चुअल में 9 वैल्यूज। देन 4 के लिए निकालो, 0 4 - 0 4, 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, 4 - 4 0, 4 - 5 -1, 4 - 6 -2, 4 - 7 -3, 4 - 8 -4, 4 - 9 -5। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी आपकी 10 वैल्यूज के लिए लाई कर रहा है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 10। अब 5 के लिए, 5 - 0 यहाँ पे क्या आएगा आपका, मेरे पास 5 - 0 बनेगा, हाँ 5 - 0 आपका आएगा 5, 5 - 1 5 - 2 5 - 3 5 - 4 5 - 5 5 - 6 5 - 7 5 - 8 5 - 9, ये बनेगा -4, ये भी 10 वैल्यू के लिए आपका यहाँ पे आएगा। तो बनेगा आपका 6 7, आपका एक बार 6 7, हाँ 8 9, ठीक है 10। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा आपका, अच्छा 10 वैल्यू भी लेनी है आपको यहाँ पे ना, 10 वैल्यू भी लेके चलनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने 10 वैल्यू भी लेनी है, आपका यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 - 10 बनेगा -5, तो आपका 11 बन जाएगा यहाँ पे टर्म्स। देन आपने लिया 6 को, तो 6 - 0 बनेगा 6 इसमें आ रहा नहीं आ रहा है, 6 - 1 5, 6 - 2 6 - 3 6 - 4 6 - 10 बनेगा -4। देन फिर वैल्यू आपकी हो जाएगी 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 वैल्यू आपकी यहाँ टोटल बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इतनी ही आपकी वैल्यू निकल के आएगी। देख लो ना यहाँ पे, देखो 10 में से आप माइनस करो 0, आंसर आएगा क्या बनेगा आपका यहाँ पे, आंसर बनेगा 10। 10 - 1 9, 10 - 2 8, 10 - 3 7, 10 - 4 6, 10 - 5, 10 - 5 से लेकर यहाँ तक आपकी वैल्यूज बनेगी, तो टोटल आपके 6 आउटकम आएंगे। ऐड करो यहाँ पे 10 और 10 20, 10 और 10 20, उसके बाद ये बनेगा आपका 15 35, ये बनेगा 15, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 50, 50 के बाद ये बनेगा आपका फिर से 15, ये कितना बना आपका 65, 65 और 15, ये कितना बना आपका यहाँ से 80, 80 और ये आपका बन के आया यहाँ से कितना 81, कितना बन के आपका यहाँ से
91, कितना बन गया आपका यहाँ से 91, ठीक है, ऐड कर लो। हाँ 91 आपका यहाँ बन के आया। अब 91 आउटकम्स यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं जिसमें x माइनस वाई की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के बीच में लाई कर रही है। लेकिन देखो यहाँ पे अब कुछ वैल्यू यहाँ पे सेम भी होगी क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट केस बोला गया है। तो अगर मैं 4 माइनस 4 करूंगा वो तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में आ गया, क्योंकि 4 माइनस 4 का मतलब है कि x और y दोनों आपका सेम है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो देखा जाए 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, 6 माइनस 6, 7 माइनस 7, 8 माइनस 8, 9 माइनस 9, 10 माइनस 10, ये आपको टोटल यहाँ पे 11 टर्म माइनस करनी पड़ेगी। तो आंसर बनेगा 80 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 11 इंटू 10, कितने हैं 11 इंटू 10। यहाँ पे सॉल्व करो बन जाएगा आपका 8 अपॉन 11, कितना बनेगा 8 अपॉन 11। तो 8 अपॉन 11 यहाँ पे आपका आंसर नहीं है ना। अब 8 अपॉन 11 जब आपका यहाँ पे आंसर नहीं है तो हम इसको फाइंड करेंगे, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 88 अपॉन 121, क्या बनेगा 88 अपॉन 121। ये आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आ सकता है, 80 अपॉन 110, वो भी आपका राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है। आई होप बच्चों आपको यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके आपके दो आंसर करेक्ट आ रहे हैं, एक 80 अपॉन 110, 80 अपॉन 110, एक 88 अपॉन 121, ये दो आंसर आपके यहाँ पे राइट निकल के आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन नंबर आपका 90th और 20th हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्या बोला गया है, ए कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग कार्ड दैट इज नॉट ए किंग। किंग ना होने की आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो यहाँ पे अगर बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग नहीं होने की किसके बराबर है 1 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ना होने की होगी 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग नहीं होने की वो बन के आएगी यहाँ से आपकी किंग होने की 4/13। क्यों, क्योंकि हम बोले यहाँ पे जो आपका किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बेटा किंग होने की प्रोबेबिलिटी है 4/13, तो किंग ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 4/13। तो 1 माइनस 4/52, ये बनेगा 52 माइनस 4/52, 48/52, विच इज इक्वल टू 12/13। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ए कॉइन इज टॉस एंड ए सिंगल 6 साइडेड डाइस इज रोल्ड, ठीक है। एक कॉइन को टॉस किया है और एक सिंगल साइडेड 6 साइडेड डाइस को रोल्ड किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड साइड एंड ए 6 ऑन डाइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड 6 ऑन डाइस। एंड का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है टुगेदर, क्या मतलब है टुगेदर। तो टुगेदर यहाँ पे कैसा आएगा, हेड का प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू यहाँ पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 6 में से एक आउटकम क्या आएगा 6, ठीक है। तो बनेगा यहाँ से आपकी वैल्यू 1/12, विच इज ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी क्या है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 देखते हैं। बोला गया ए डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स। एक डाइस को मैंने 3 बार रोल्ड किया। देखो एक डाइस को 3 बार रोल्ड किया या 3 डाइस को रोल्ड किया, उसकी सैंपल स्पेस सेम ही बनती है, ठीक है। अब बोला गया द सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 15। जो डाइसिस का अपर फेस है उस पर डिजिट का सम कितना है 15, ठीक है। अब बोला गया द चांस दैट फर्स्ट रोल वाज 4। अब देखो बेटा यहाँ से क्या बोलेगा, सबसे पहले 3 डाइस है तो 6 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 216। ये बन गया आपका टोटल सैंपल स्पेस। अब बोला गया कि सम 15 आना चाहिए किसका, जो 3 डाइसिस हैं उस पे जो अपर फेस पे डिजिट आएंगे उनका सम कितना आना चाहिए 15। लेकिन अगर बात करूं अपर फेस की तो अपर फेस हमेशा जो फर्स्ट का है वो क्या आना चाहिए 4, वो क्या होना चाहिए 4। अगर फर्स्ट का 4 है तो इसका जहाँ 6 और 5 होगा, जहाँ फिर 5 और 6 होगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनती नहीं है ना। तो टोटल आपके फेवरेबल आउटकम कितना है 2, कितना है 2, क्योंकि फर्स्ट डाइस पे हमेशा 4 ही आना चाहिए। तो सेकंड पे 6 और 5 आ सकता है या 5 और 6 आ सकता है ना। तो देन आउटकम आएंगे 2 अपॉन टोटल आउटकम 216 विच इज इक्वल टू 1/108। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन ऑफ दिस इसका आपका राइट आंसर है। अब बोला फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 5 एसीज। आप क्या करोगे 5 एसीज आउट ऑफ 52 कार्ड्स। या आप यहाँ पे आंसर ढूंढोगे कहाँ पे है, ये आंसर तो कहीं नहीं है। सबसे पहली बात 5 एसीज यार
है ना, इक्के, एक ताश में 4 ही इक्के होते हैं, तो 5 इक्के कैसे निकालोगे? तो ये आपका कैसा इवेंट है? अनश्योर। कैसा आपका यहाँ पे अनश्योर इवेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनश्योर इवेंट किसके को लाई करती है? 0 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनश्योर इवेंट किसके को लाई करती है? आपकी 0 के। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी विच इज 0। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन 24 तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए गाइस यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोला गया इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना है, हम उसको एक्स लेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना है? 0.8। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम बोल सकते हैं किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब साथ में बेटा बताया गया है जो ए इंटरसेक्शन बी है उसके लिए ए और बी कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपका कन्वर्ट होगा, है ना। नहीं याद आ रहा तो लास्ट क्लासेस देखो बेटा, वहां से ही चीजें क्लियर होगी। अब ए यूनियन बी का मतलब है 0.8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.3 प्लस एक्स माइनस 0.3 इंटू एक्स। ये बना बेटा आपका यहाँ से, इसको यहाँ ले आओ 0.5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.3 ऑफ एक्स। तो 0.7 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5, तो x इक्वल टू 5/7। मतलब आपका आंसर आएगा यहाँ से x इक्वल टू 5/7। ये यहाँ जाएगा 5 बन जाएगा 3, x में से हमने 0.3 माइनस किया 0.7 बचा, तो 5/7 आपका यहाँ जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन 5/7 ई यहाँ पे ऐड करो, नन ऑफ दीज। क्या है आपका? नन ऑफ दीज। तो 5/7 क्या है आपका यहाँ पे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 देखते हैं। यहाँ बोला गया है 3 अनबायस्ड कॉइन और टॉस। तो अनबायस्ड कॉइन का मतलब है फेयर कॉइन टॉस किए गए हैं थ्राइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थ्राइस बोलो चाहे ना बोलो एक ही मतलब है, सिंपल बोलोगे यहाँ पे 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, ठीक है। एट मोस्ट 2 हेड वहाँ पे उसको रिमूव कर देना, वो मैंने गलती से लिख दिया था। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस थ्राइस का मतलब है उनका 3 into 3 मतलब 9 टाइम टॉस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स? 2 हेड की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, एट मोस्ट 2 हेड। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लेस देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे आपके यहाँ पे। तो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। तो 1 हेड की 0 हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/8, 2 हेड की 3/8 और 1 हेड की 3/8। आंसर आएगा 7/8। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी क्या है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इन ए बॉक्स कंटेनिंग 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल। तो बेटा यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल की बात करूँ 8, 7, 15, 21, 21 क्या होगी आपकी यहाँ पे? बॉल्स होंगी। बोले क्या? 1 बॉल इज पिक्ड अप रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर रेड नॉर ग्रीन? ना ही रेड होगी ना ही आपकी क्या होगी? ग्रीन। तो ना ही रेड और ना ही ग्रीन का मतलब है कौन सी बॉल होगी आपकी यहाँ पे? ब्लू बॉल होगी। कौन सी होगी? ब्लू बॉल। तो सिंपल सा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ब्लू बॉल हमें निकालना है, तो मतलब आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल 7/21 विच इज इक्वल टू 1/3 क्या है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए 1/3। देखो रेड और ग्रीन बोला गया है मतलब ब्लू बोला गया है निकालने को, तो ब्लू का आएगा 7/21 इक्वल टू 1/3। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं आप यहाँ। 2 डाइसेस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज एट लीस्ट 10। तो यहाँ पे सम क्या आना चाहिए आपका? 10। तो प्रोबेबिलिटी दैट सम एट लीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 आना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो 10 आएगा, 11 आएगा, जहाँ फिर क्या आएगा? 12 आएगा सम। तो अगर मैं यहाँ 10, 11 और 12 सम की बात करूँ तो 10 सम कब आता है आपका? 5 और 5 है ना, 6 और 4, 4 और 6, इसके अलावा आपका 10 नहीं आता है। 11 की बात करूं तो आएगा 6 और 5, 5 और 6,
और 12 की बात करूँ आपका आएगा 6 और 6। तो देखा जाए टोटल आपके 6 आउटकम ऐसे आ रहे हैं जिसमें सम क्या आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो आंसर आएगा टोटल 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, मतलब 1/6। ऑप्शन नंबर ए क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रोबेबिलिटी के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद मूव करेंगे सेट एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। देखो 29 क्वेश्चन क्या बोला गया, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एसीज, सबसे पहले दोनों एसीज होंगे और बोला गया द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड, पहला कार्ड रिप्लेस होगा, मतलब मैं बाहर निकालूंगा फिर से उसको अंदर डालूंगा। तो इस वाले केस में ना ही सैंपल स्पेस आपकी रिड्यूस होती है, ना ही आपके चांसेस कम होते हैं। तो अगर बात करें एसीज की, तो एसीज कितने हैं 4/52, पहला वाला केस ही होगा। फिर मैंने कार्ड वापस डाला, फिर से क्या बनेगा आपका 4/52, मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 52 क्या आएगा यहाँ से इसका राइट आंसर। देखो यहाँ पे या ये 2 केस आपके अगर बात करूँ, ये केस आपका कहीं ना कहीं से लाई कर सकता था, ये केस कभी नहीं लाई कर सकता, ये केस कभी नहीं लाई कर सकता, क्योंकि देखो जहाँ तो सैंपल स्पेस कम होगी, अगर सैंपल स्पेस कम होगी तो आपके चांसेस भी कम होंगे, जहाँ सैंपल स्पेस कम नहीं होगी तो चांसेस भी कम नहीं होंगे। अब जब रिप्लेस कर दिया है तो रिप्लेस का मतलब जो कार्ड बाहर निकाला था उसको फिर से अंदर डाल दिया है, तो आपके ना ही चांसेस ना ही सैंपल स्पेस, दोनों में से कुछ भी कम नहीं होने वाला है। तो आंसर आएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 52 का स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे ध्यान से देखना। A card is drawn from a pack of 52 cards and a gambler bets that it is spade or an ace, और an ace मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपका प्लस साइन आएगा। तो बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेस यूनियन ऑफ एस इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड की बात करूँ वो क्या आएगी, वो आएगी 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की बात करूँ वो क्या आएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, जहाँ एस इंटरसेक्शन ऑफ ए, जहाँ ए इंटरसेक्शन ऑफ एक्स। कुछ कॉमन पार्ट लाई करेगा क्योंकि एक स्पेड ऐसा होगा जो आपका एस भी होगा, प्लस ये बनेगा 4/52 माइनस एक स्पेड ऐसा होगा जो आपका क्या होगा एस भी होगा। तो 13 और 4 माने 17, 17 माइनस 1 16/52, क्या बनेगा यहाँ से आपका 16/52, क्या बनेगा 16/52। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4/13, कितना आंसर आएगा 4/13। अब देखो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड अगेंस्ट विनिंग हिज बेट, उसकी बेट के अगेंस्ट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था। देखो ये बोला होगा विनिंग का और ये बोला होगा हारने का, ये बोला होगा विनिंग का और ये बोला होगा आपका हारने का, ये बोला होगा विनिंग का, ये बोला होगा हारने का। तो अगर यहाँ से निकाला जाए तो 4 to 9 ऑड अगेंस्ट, तो मतलब इसके अगेंस्ट कितने हैं 9, तो आंसर आएगा 4 to 9 इसका राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, क्योंकि 4 चांसेस है जीतने के और 9 चांसेस कितने हैं उसके यहाँ पे हारने के। तो 4 to 9 यहाँ पे क्या आएगा ऑड अगेंस्ट विनिंग, ऑड अगेंस्ट विनिंग के। तो 4 to 9 क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा मूव करते हैं अब आपका सेट्स पे। Hey guys, अब यहाँ मूव करते हैं सेट्स पे। ये सेट के 4 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, तो ये सिमिलर क्वेश्चन ही है, कुछ इसमें डिफरेंट सी चीज नहीं आएगी। मैं बोलूँ यहाँ पे पावर सेट निकालने को बोला गया है, ठीक है, पावर सेट के एलिमेंट निकालने को बोला गया है। तो अगर पावर सेट के एलिमेंट की बात करूं तो बोला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए कंटेनिंग 4 एलिमेंट। तो पावर सेट के एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था 2 की पावर n, और इस पे बेस हमने एक ऑब्जेक्टिव किया था, है ना। तो 2 की पावर n क्या है यहाँ पे फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n, तो 2 की पावर 4 कितना बनेगा बेटा आपका यहाँ से 16। तो आंसर आएगा 2 की पावर 4, ये आपका 16 बन सकता है। ये आपका आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। आपको पावर सेट ऑफ ए के मैंने एलिमेंट निकालना सिखाए हुए हैं। सपोज करो 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी, क्या है ए बी सी और डी आपके 4 एलिमेंट हैं। तो कैसे निकालोगे आप यहाँ पे पावर सेट के एलिमेंट। पहले आपका एलिमेंट आएगा 5 जो नल एलिमेंट है आपका, उसके बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी डी, ठीक है। फिर पेयर बनेंगे यहाँ पे 2-2 के, फिर 3-3 के पेयर बनेंगे, फिर देन फाइनली आपका 4-4 का पेयर बनेगा। तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे निकल के आएंगे। आई होप आपको ये चीज यहाँ क्लियर होगी। चलिए बेटा मूव करते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि विच फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपकी कैसी है, इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं लाई कर रही है। तो देखो बेटा यहाँ पे पहला बोला गया a माइनस बी अगर करता हूं उसका यूनियन करता हूं b के साथ। सबसे पहले देखो यहाँ पे a माइनस बी हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वेन डायग्राम की फॉर्म में। ये अगर a है, ये अगर b है
है ना। बोला ए में से बी को माइनस करो, मैं अगर ए में से बी को माइनस कर रहा हूं तो ए में से बी माइनस सी होगा, तो जो बचा हुआ पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट। कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट जो होगा ओनली ए। क्या होगा, ओनली ए। अब ओनली ए जब यहां पे आएगा, हम बोले ओनली ऑफ ए, ओनली ऑफ ए का यूनियन करूंगा बी के साथ। बी कौन सा आपका, ये वाला पार्ट। तो ओनली ऑफ ए और बी का अगर यूनियन करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है, ए यूनियन बी। क्या निकलता है, ए यूनियन बी। तो उसमें क्या आपका आंसर सिर्फ ए की वैल्यू आती है, नहीं, उसमें ए के साथ साथ बी भी आपका आ रहा है। तो मतलब पहला वाला क्या हो गया आपका यहाँ पे इनकरेक्ट। कैसा हो गया यहाँ पे, इनकरेक्ट। सेकंड बोला गया ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी करता तो बेटा ये वाला पार्ट बनता है आपका, है ना। उसका मैं यूनियन करता हूं ए के साथ, उसका मैं यूनियन करता हूं ए के साथ, तो यूनियन ए के साथ करने के बाद ए निकलता है, बिल्कुल निकलता है, ये आपका सही आएगा। नेक्स्ट ए माइनस बी, मतलब ये वाला पार्ट बच गया आपका, उसका मैं इंटरसेक्शन करता हूं बी के साथ, तो उस दोनों में कोई कॉमन पार्ट आता है, नहीं आता है, तो मतलब ये भी सही है आपका। और लास्ट क्या है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन ऑफ बी अगर मैं यहां पे करता हूं तो बी के बराबर आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा, तो इसलिए आपका ये भी क्या आ रहा है मेरे पास, सही निकल के आ रहा है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे आपका रॉन्ग है, ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 बोला गया है ए आपका इसके बराबर है, बी आपका इसके बराबर है, निकालो ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का कॉमन पार्ट। तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है आपका यहाँ से, आप बोलोगे 1 2 3 5 6 7, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 5। क्या आंसर आएगा यहाँ से आपका 5, क्योंकि आपका ए और बी में कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं है जो क्या होगा, कॉमन होगा। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि इसके बराबर है कि नहीं है। आपको पता है सबसे पहले ये आइडेंटिटी आपकी लाई करती है ना। कौन सा लॉ है आपका यहाँ पे, ये डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा है, डी मॉर्गन्स लॉ। वो क्या बोलता है, अगर ए यूनियन बी का मैं बार करता हूं वो निकल के आता है ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार, है ना। डी मॉर्गन से 2 लॉ दिए थे, क्या थे, अगर ए यूनियन बी का मैं होल बार करता हूं वो बनता है ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार, जहां अगर ए इंटरसेक्शन बी का मैं होल बार करता हूं वो बनता है ए बार यूनियन ऑफ बी बार। ये दोनों क्या थे आपके, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या थे, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोला गया, यू गिवन है आपको यहाँ पे बेटा, है ना। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हम ए गिवन है और बी गिवन है, इसके साथ साथ आपको। अब अगर ए की बात करूं और बी की बात करूं तो ए बार क्या निकल के आएगा, देखो ए बार क्या निकलेगा यहां से आपका, ए बार इज इक्वल टू ऐसा पार्ट जो आपका ए में नहीं है यू में से, तो 2 4 6 8 माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा आपका 1 3 5 7 और 9। ये क्या आएगा आपका ए बार, ये क्या आएगा ए बार। अगर निकालना चाहूं बी बार, वो क्या निकलेगा आपका यहां से, बी बार यहां से आएगा 2 2 3 5 7 को छोड़ के 1 4 6 8 और 9। ये क्या आएगा आपका यहां से बेटा बी बार। सबसे पहले आप निकालो ए यूनियन बी का बार, तो ए यूनियन बी अगर आप फाइंड करोगे तो ए यूनियन बी क्या है यहां पे, ए यूनियन बी किसके बराबर है यहां बेटा आपका 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या है ए यूनियन बी। इसका बार करूंगा तो क्या बनेगा आपका ए यूनियन बी का जो बार निकल के आएगा वो क्या बनेगा, इसको छोड़ के जो यू के एलिमेंट है वो लाई करेंगे आपके। देखो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 और 9 क्या आएगा 1 और 9। सेम आपने यहाँ पे फाइंड करना है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब इनमें कॉमन पार्ट क्या है, अगर बात करूं यहाँ पे कॉमन पार्ट आ रहा है आपका ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार, कॉमन पार्ट है आपका 1 और 9, तो आपका आंसर आएगा 1 9, मतलब ये आपका इसके बराबर आ रहा है। तो मतलब ये आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, वेरीफाई यहाँ से होके निकल गई। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। चलिए देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, एक कॉलेज अवार्डेड, ठीक है, अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, मतलब इसने फुटबॉल में कितने मेडल दिए हैं, आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ मेडल्स इन फुटबॉल इक्वल टू 38। अब नंबर ऑफ मेडल इन बास्केटबॉल कितने गिवन है बेटा 15, और नंबर ऑफ मेडल इन क्रिकेट कितने गिवन है, आप बोलोगे यहाँ पे 20। इफ दिस मेडल वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन, मतलब ये जो मेडल्स हैं ये टोटल आपने 58 मैन को दिए हैं, मतलब बोल सकता हूँ कि जो टोटल मेडल है एफ यूनियन बी यूनियन ऑफ सी वो कितने हैं 58। कितने हैं 58। एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, मतलब तीनों स्पोर्ट्स में यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों को मेडल मिले हैं, मतलब बोल सकता हूँ एफ ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू 3। देख लो यहाँ पे वेन डायग्राम, बाद में बस बोला कि सर आपने वेन डायग्राम नहीं बताई। ये एफ बी और सी, ये एफ है ये बी है और ये क्या है सी है। एफ का पूरा 38 है,
बी का पूरा कितना है आपका यहाँ से, आप बोलोगे बी का पूरा है यहाँ से आपका 15 और सी का पूरा है यहाँ से 20। अब तीनों का कंबाइंड है यहाँ पे 58 और जो बीच वाला पार्ट है कॉमन पार्ट ये कितना है आपका यहाँ पे 3, कितना है यहाँ से आपका 3। अब फाइंड आउट करो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी निकल के आती है। देखो आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे आपको निकालना है कि एग्जैक्टली 2 में रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स, मतलब नंबर ऑफ मेडल्स इन एग्जैक्टली 2, इन एग्जैक्टली 2। ठीक है, ये कितना बनेगा आपका यहाँ से, देखो अगर आपके 3 स्पोर्ट्स हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा F इंटरसेक्शन ऑफ B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन F, उसमें माइनस करना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ B इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन ऑफ C को, माइनस करना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ B इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन ऑफ C को, है ना। ये बात आपकी यहाँ क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप क्या इसको वेन डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ क्या है, ये आपके 38 हैं, ये आपके 15 हैं और ये कितने हैं आपके 20, कितने हैं 20। अगर 38 और 20 की बात करूं तो बेटा यहाँ पे कॉमन पार्ट कितना है वो हमें पता ही नहीं है ना, हमें यहाँ कॉमन पार्ट कितना है वो नहीं पता है, तो हम यहाँ पे इसको भी इस्तेमाल में नहीं लेंगे, लेकिन लास्ट में हम ट्राई करेंगे, शायद इससे आपका आंसर निकल जाए। ठीक है, 18 अगर वहाँ से लेंगे आपका 18, देन वहाँ से आपका बनेगा 15, नहीं हम यहाँ से इसको ले नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि आपको कॉमन वाला पार्ट ही नहीं पता बेटा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, F यूनियन B यूनियन ऑफ C का, वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन F माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन F इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन ऑफ C, और प्लस करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा n टाइम्स B इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन ऑफ C को। ये बनेगा आपका फॉर्मूला बेटा यहाँ से। अब देखो ये वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 58, कितनी वैल्यू है 58, F कितना है आपका 38, ये कितना है 15 और ये कितना है आपका 20, माइनस ये 3 वैल्यू आपको गिवन नहीं है ना, B इंटरसेक्शन F माइनस F इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन ऑफ B, ये बनेगा आपका यहाँ से, प्लस ये कितनी वैल्यू गिवन है आपको 3, कितनी गिवन है 3, करो यहाँ इस्तेमाल फॉर्मूला, तो निकल के आएगा n ऑफ B इंटरसेक्शन F प्लस n ऑफ F इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ C इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू, ये क्या बन के आएगा आपका 38 और 13 53 73 76 76 माइनस ऑफ 58 16 और 2 18 बन के आएगा आपके यहाँ से वैल्यू 18, कितनी वैल्यू बनेगी आपके यहाँ से 18। जब आपका ये पार्ट 18 निकल के आ गया तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा आपके यहाँ से 18 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 9, तो 9 आपका यहाँ आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन ए क्या है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है जब आपको 3 में से एग्जैक्टली 2 की वैल्यू फाइंड करने को बोली गई होगी। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि 2 फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट ईच, 2 सेट हैं जिसके m और n नंबर ऑफ एलिमेंट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ सेकंड सेट। देखो यहाँ पावर सेट की बात हुई है तो पावर सेट का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ a, तो अगर फर्स्ट की सेट की बात करूं तो यहाँ पे आएगा p ऑफ m, जब बोल सकता हूँ यहाँ पे पावर सेट ऑफ m बोल सकता हूँ यहाँ विच इज इक्वल टू 2m, विच इज इक्वल टू 2m, है ना, ये बोल सकता हूँ यहाँ पे। अब दूसरा बोला गया है जो पावर सेट आपका n का है वो क्या है आपका यहाँ पे, वो है 2 की पावर n, क्या है 2 की पावर n। तो अगर दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2 की पावर m माइनस 2 की पावर m इक्वल टू 48, इक्वल टू 48, ये दोनों के बीच क्या है डिफरेंस, क्या है दोनों के बीच क्या है डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे ये आपकी एक इक्वेशन बनी है लेकिन यहाँ पे 2 अननोन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली आपके जो ऑप्शन है वहां से इसको पुट करके निकाल सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन पुट करूं, यहाँ पे है 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, ये बनेगा 64 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 48, मतलब ये ऑप्शन क्या आ रहा है आपका यहाँ से सही आ रहा है। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 9 होगा 512 शायद, है ना, तो
तो -2 की पावर 3 कितना होगा 8, तो ये आपकी बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, मतलब ये आंसर नहीं आ रहा है। देन 2 की पावर 6 -2 की पावर 3 64 माइनस ऑफ 8, ये भी आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से 56, ये भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। और लास्ट पुट करूँ 2 की पावर 4 -2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 4 इक्वल टू कितना बनेगा आपका 12, तो ये भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। आंसर आएगा ऑप्शन ए विच इज 6,4। दीज आर द वैल्यूज ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ m एंड n नंबर ऑफ एलिमेंट, m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू कितनी आ रही है आपके यहाँ से 4। आई होप बच्चों आपको यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। चलिए गाइस, यहाँ बोला गया है इस क्वेश्चन में, अब जो क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं अगले 5-7 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सारे क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, ठीक है। देखो बोला गया था स्ट्रेट लाइन 3x + y - 5 इंटरसेप्ट x एक्सिस एट, ये x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी। देखो अगर x एक्सिस पे कोई लाइन आपकी इंटरसेप्ट कर रही है, ये आपकी एक्सिस है, अगर कोई लाइन आपकी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है मतलब यहाँ पे काट रही है, तो इस टाइम पे जो इसकी वैल्यू है y की वो कितनी होगी 0, y की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि कोई इसकी हाइट थोड़ी है इस फॉर्म में, है ना, नहीं है। तो y की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम बोल सकते हैं y की वैल्यू 0, मतलब आपका ये ऑप्शन सही हो सकता है दोनों, क्योंकि इन्हीं में क्या है आपकी y की वैल्यू कितनी है 0, लेकिन हमें अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू आएगी 3y + 0 इज इक्वल टू 5, यहाँ इक्वल टू 0 कर लो इसको, क्योंकि आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है ना ये, ठीक है। अब ये बनेगा यहाँ से आपका 3x इज इक्वल टू 5 और x कितना बनेगा 5/3 के बराबर, कितना बनेगा 5/3 के बराबर। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विच इज 5/3 और 0, ये क्या है इसका आपका राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5। अब आपको यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगता है आपका, दो पॉइंट्स हैं आपके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5, ये दो पॉइंट है, एक की कोऑर्डिनेट है x, -1, एक के कोऑर्डिनेट है 3, 2 और दोनों के बीच का डिफरेंस है 5 का, कितना है 5 का। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बनेगा 3 माइनस ऑफ x प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ x का स्क्वायर, ये अंडर रूट इक्वल टू कितना बनेगा आपका यहाँ पे 5। तो अंडर रूट वहाँ जाके बन जाएगा 25, कितना बनेगा 25 और ये वैल्यू बनेगी 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी यहाँ से। तो कितना बनेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 25 बराबर 0 के। तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब -7 मैं यहाँ पे कैसे ब्रेक करूँगा, ये बनेगा आपका x स्क्वायर माइनस 7x माइनस x माइनस 7 बराबर है 0 के। तो x माइनस 7 माइनस 1x, ठीक है, -1 यहाँ से क्या बनेगा आपका आपको 7 लेके आना है 6, 7 जब यहाँ पे आप माइनस कॉमन लोगे बाहर से तो 7 ये बनेगा आपका यहाँ पे प्लस का, किसका बनेगा प्लस का। तो -x प्लस 1x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू बनेगी x माइनस 7 और x प्लस बराबर 1 इक्वल टू 0 है। तो x कितना आएगा आपका यहाँ से 7 और -1, मतलब आपका आंसर क्या रहा है ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ से आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए गाइस यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बोला गया है फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6, 5 और -4, 3। देखो एक पॉइंट कहाँ पे है आपका y एक्सिस पे, अगर y एक्सिस पे पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या है आपका यहाँ उसकी जो वैल्यू है जो आपका पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसकी वैल्यू 0, y लाई करेगी, क्योंकि y एक्सिस पे है तो उसकी x की वैल्यू कितनी होगी 0, है ना। अब देखो यहाँ से ये इक्वी डिस्टेंस है किसी दो पॉइंट से, वो दोनों पॉइंट का नाम है a और b। क्या नाम है a और b, a है आपका 6, 5 और b है बेटा आपका -4, 3। ये वैल्यू गिवन है आपको यहाँ। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 0, y, तो आपको यहाँ सामने ही दिखाई दे रहा है कि आपका आंसर ऑप्शन ए ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू है वो कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 9। आपका आंसर यहाँ पे आने ही वाला ऑप्शन ए है, लेकिन हम तब भी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं क्योंकि देखो यार इसमें आपका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका x कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए, y कोऑर्डिनेट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे आपके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन है और y कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो इसलिए हमें यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। लेकिन हम फाइंड आउट करते हैं कि आपका ऑप्शन ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो a और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ये कितना बनेगा आपका यहाँ से 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 - 0 का स्क्वायर
और प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट आपस में कट जाएगा, है ना। ये कितनी बनेगी वैल्यू बेटा 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा आपका यहाँ से 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 ऑफ y, ये वैल्यू बनेगी आपकी यहाँ से। अब देखो क्या है यहाँ बेटा, आपका जो आपका वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर आपस में दोनों कैंसिल हो गए, देन 25 के साथ ये वाला 25 कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। क्या बच गया आपका यहाँ, ये वैल्यू बच गई 6y, इसको यहाँ ले आओ 6y माइनस 10y प्लस 36 बराबर है 0 के, प्लस 36 बराबर है 0 के, ये बन गया आपकी वैल्यू यहाँ से। अब 36 आपका यहाँ कैसे आ सकता है, आप देखो 36 इंटू 6, मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ कुछ पार्ट, आपका बचेगा 3y माइनस 5y प्लस 18 बराबर है 0 के, प्लस 18 किसके बराबर है आपका यहाँ पे 0 के, ये बन गया आपका यहाँ से कॉमन पार्ट। तो 18 3 कितना होता है 54, 18 3 कितना आपका यहाँ पे 54। तो अगर मैं यहाँ पे किस तरीके से आपका 54 लेके आऊँ, तो देखो यहाँ पे क्या है 3y स्क्वायर माइनस 10y, हाँ माइनस 6y था आपका 10y, आपका यहाँ एक चीज़ गलत हो गया, ये 36 आना चाहिए था यहाँ पे आपका, ये कितना है आपका y स्क्वायर तो आपका हट गया होगा ना, ये बनेगा आपका यहाँ माइनस 10 और माइनस 6, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे आके बन जाएगी वैल्यू आपकी, इसको बाहर ले जाते हैं हम, ये वैल्यू बन जाएगी माइनस 6 प्लस 10 मतलब बनेगा 4y, है ना, इक्वल टू बनेगा आपका 36, कितना बनेगा इक्वल टू 36। तो y कितना निकल के आएगा आपका यहाँ से 9, y कितना निकलेगा आपका यहाँ से 9। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा यहाँ से आपका राइट आंसर है, ये तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। सो उम्मीद है कि आपको बिना फाइंड आउट किए हुए भी आंसर देखना आ सकता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आप ऑप्शन से निकाल सकते हो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही लाई कर सकता है, कौन सा नहीं लाई कर सकता है। हर एक क्वेश्चन में नहीं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 40 पे, और ये क्वेश्चन आपका रहेगा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बेटा इस क्वेश्चन के बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे से स्टार्ट होगी उसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, उसके नियर अबाउट बात करूं तो 7 to 8 to 10 लेक्चर्स बनेंगे, वो पार्ट आपका कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हम रिविजन्स करेंगे आपके मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स वाले पार्ट की। चलिए गाइस यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का, और इसके बाद हम मैथमेटिक्स वाला पार्ट आपका बाइंड अप करेंगे। चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन यहाँ क्या बोला गया, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है -2,8 और एक है -6,4, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या निकल के आएगा। अब देखो मिड पॉइंट की अगर बात हो रही है, मैं ए पॉइंट यहाँ लूँ -2,8, है ना, और यहाँ से बी पॉइंट क्या लूँगा आपका, बी पॉइंट लूँ -6,-4। अब दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट ये वाली लाइन आएगी, मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट आएगा। अब मिड पॉइंट का मतलब है कि ये इसको दोनों साइड से इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा, ये दोनों साइड से इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n माइनस m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला था आपका सेक्शन फॉर्मूला जब आप लाइन को डिवाइड करते हो इन द रेशो m:n के। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों साइड से 1 1 की फॉर्म में डिवाइड हुआ है, तो ये 1 और 1 बन जाएगा, तो आंसर आएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। तो x2 x1 यहाँ फाइंड करो बेटा कितना आ रहा है, x2 कितना है आपका यहाँ पे -6 और -2, दोनों को ऐड करना है, तो -6 प्लस -2 बनेगा -8 अपॉन 2, ये बनेगा -4 प्लस 8, ये बनेगा 4/2, है ना। फाइंड करोगे तो बनेगा -4 और 2, विच इज ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा यहाँ से आपका राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है गाइस, सो गाइस आई होप आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 40 के 40 क्वेश्चन ये आपको क्लियर होंगे। ये क्लियर अगर जिनको नहीं हो रहे हैं तो आप लोग पुरानी वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां जाके टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर सकते हो। देखो अगर आपकी 28 वीडियोस की बात करूं, नियर अबाउट आपके 14 घंटे बनते हैं ना, तो अगर 14 आवर्स में आपका 5 मार्क्स एग्जाम में प्रॉपर तरीके से सिक्योर हो रहे हैं तो 14 आवर बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है आपके लिए। यार 14 आवर कुछ नहीं है, अगर स्टडी करने की बात
पे आओ ना, अगर पढ़ने की मर्जी पे आओ तो 14 घंटे आप एक दिन में खत्म कर सकते हो। तो आपको ये वीडियोस अच्छे तरीके से देखनी है, देन आपको जो ये वाला वीडियो है ये समझ आएगा। जो 40 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके साथ साथ लगना चाहिए। और बेटा जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, क्या क्या आंसर आ रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आपने हमें बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें पता रहे कि किन किन बच्चों का जो स्कोर है वो अच्छा आ रहा है, किन किन की कहाँ पे वीकनेस है, वो हमें मैसेज करें, हम उनकी जो वीकनेस है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि लोग हम तक जुड़ सकें और उनको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो सके। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपके स्टैट्स के, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।